व्हाट्सअप गाइज, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपके लिए डेली 3 वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। द हिंदू का एनालिसिस जो एंड एडिटोरियल, डेली करेंट अफेयर्स, उसके बाद फाइन आर्ट क्लास 11th का एनसीईआरटी जो यूपीएससी प्रीलिम्स के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं, आज हम लोग डिस्कशन करते हैं डेली करेंट अफेयर्स, ठीक है, उसके बारे में। तो चलिए चलते हैं। जैसे कि आपके लिए यहाँ पे 5 क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये 5 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। वीडियो के लास्ट तक में मैं इसको फिर से इसका आंसर बताऊंगा, तब तक आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे, रंपा टेम्पल लोकेटेड इन स्टेट, ठीक है, इन विच स्टेट, ठीक है, रंपा टेम्पल लोकेटेड इन विच स्टेट, किस स्टेट में रंपा टेम्पल। आपको पता होना चाहिए रंपा टेम्पल अभी जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया, उसी को लेकर के ये क्वेश्चंस यहाँ पे डाले गए हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, क्लाइमेट एक्शन इज डैश नंबर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आपको पता होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि 17 है, इसको लेकर के आपको यहाँ पे इसका आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी इज इन डैश लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता होना चाहिए देयर आर 3 लिस्ट एंड 1 लिस्ट, ठीक है, यानी कि 4 लिस्ट है। ठीक है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, एक लास्ट है आपका रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट। आपका इसका आंसर देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपके लिए आगे का क्वेश्चन। जैसा कि आपके लिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर्टिकल प्रोवाइड्स द राइट टू प्राइवेसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो जहाँ के पब्लिक को राइट टू प्राइवेसी का राइट्स देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एनजीटी जिसको कि हम कहते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं ये आपका एनजीटी। आपको पता होना चाहिए, अभी करंट न्यूज में है। और जितने भी यहाँ पे हम क्वेश्चंस डालते हैं ऑल आर रिलेटेड विथ योर करंट अफेयर्स, यानी कि जो द हिंदू में कहीं ना कहीं वो द हिंदू या पीआईबी में आपको इनसे रिलेटेड जो न्यूज है वो आते रहते हैं। इसी के लिए यहाँ पे हम एमसीक्यू डाल के उसके बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को पूरा डिटेल से आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आप ये 5 क्वेश्चन हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए, तब तक मैं आगे इसका डिटेल्स बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता होना चाहिए रंपन टेम्पल लोकेटेड आल्सो नोन एज रुद्रेश्वरा, ठीक है, लॉर्ड शिवा टेम्पल इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड एट 6 किलोमीटर अवे फ्रॉम वारंगल। ठीक है, ये 6 किलोमीटर वारंगल से पड़ता है और ये कहाँ एस्टेब्लिश है, तेलंगाना में। ठीक है, ये हैदराबाद जो कि कहाँ पड़ता है, तेलंगाना में। ये एक सदर्न इंडिया में पड़ता है। ठीक है, 15 किलोमीटर दूर है कहाँ से, मुलुगु से। ठीक है, और ये वैली पलमपेट विलेज में अवस्थित है, वेंकटापुर मंडल मेलुगु डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये छोटा सा गांव में है। ठीक है, और ये 13 एंड 14 सेंचुरी में इसका निर्माण किया गया। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे का क्या इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो फिर कहता है यहाँ पे एन इंस्क्रिप्शन, एक ऐसा इंस्क्रिप्शन पाया गया है, टेम्पल डेट कम 1213 सीई में, एंड इट वाज बिल्ट बाय काकतीय जनरल, ठीक है, काकतीय जनरल रिचना रुद्रा रेड्डी के द्वारा। ठीक है, पीरियड ऑफ काकतीय रूलर। ठीक है, काकतीय आपको पता होना चाहिए डेंसिटी था। ठीक है, उसी के टाइम में ये इसका निर्माण किया गया। मैकोपोलो ये किसको समर्पित है, लॉर्ड शिवा को समर्पित है। ठीक है, कहता रंपा टेम्पल स्टैंड्स मैजेस्टिकली 6 फीट हाई स्टार स्टेप प्लेटफॉर्म। ठीक है, कहता है कि ये 6 फीट हाई है। ठीक है, काफी 6 फीट ऊंचा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कहता है द हॉल इज इन फ्रंट सेंक्टम numerous cave pillars been postponed create an effect
that combines light and space wonderfully. The temple named after the sculptor रंपा, ठीक है, स्कल्पटर था उसके नाम पे ये टेम्पल का नाम रखा गया रंपा, ठीक है, हु बिल्ड इट, जिन्होंने इसको को क्या किया, निर्माण किया, ठीक है, कहता है एंड इट इज परहैप्स द ओनली टेम्पल इन साउथ इंडिया टू नेम आफ्टर ए क्राफ्टमैन हु बिल्ट इट, मतलब ये जो था ये निर्माण जो किया गया उसी के नाम पे किया गया जो इनका निर्माण किया, ठीक है, कौन थे, स्क्रिप्टर थे, ठीक है, निर्माण करता, ठीक है, रंपा नाम के, उसी के नाम पे ये रंपा टेम्पल का नाम रखा गया, ठीक है, ये था आपके रंपा टेम्पल के बारे में इंफॉर्मेशन। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है आपका यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, आपको पता होना चाहिए देर आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, कितना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, 17, ठीक है, फर्स्ट है नो पॉवर्टी, सेकंड जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल्थ, उसके बाद जाकर के आपका है क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, उसके बाद आपका जेंडर इक्वलिटी, उसके बाद आपका क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, उसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे नेक्स्ट इस तरह से फिर आगे टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। और यहाँ पे क्वेश्चंस जो हमें राइज किए थे यहाँ पे क्लाइमेट एक्शंस को लेकर के क्वेश्चंस किए थे, तो चलिए चलते हैं। कहता है कि देर 2030 तक का ऐसा टारगेट है कि ये जो है द एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एडोप्टेड बाय द ऑल यूनाइटेड नेशंस मेंबर्स, जितने भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं उसके द्वारा ऐसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एजेंडा रखा गया। कब, तो 2015 में प्रोवाइड ए शेयर्ड ब्लूप्रिंट फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी फॉर पीपल एंड द प्लैनेट नाउ एंड इन द फ्यूचर, ठीक है, क्या कि मतलब जो सस्टेनेबल जितना भी मतलब यहाँ पे आपके रिसोर्सेस है उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहने का ये अर्थ हुआ कि आप किसी भी चीज का यूज कीजिए तो फिर जितना आप यूज कर रहे हैं उतना वो मेंटेन किए हुए रहे। जैसे कि आप मान लिया जाए एक पेड़, ठीक है, एक पेड़ आप किसी पेड़ को आप काट रहे हैं तो एक पेड़ उसके बदले में लगा दीजिए ताकि पहले से जो पेड़ था उतना पेड़ बना हुआ रहे, ठीक है, ये एक तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हुआ, ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का ऐसा प्रस्ताव रखा गया किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स के द्वारा, ठीक है, उसका इसका जो एजेंडा है 2030 तक इसको क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है। कहता है इट एट इट्स हार्ट, ठीक है, आर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, इसके 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हार्ट है विच आर अर्जेंट कॉल फॉर एक्शन बाय ऑल द कंट्री डेवलपिंग एंड इन द गोल ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, तो टोटल मिला करके ऐसा माना जाता है कि इसका जो भी मेंबर्स हैं, ठीक है, जो मेंबर्स हैं वो चाहे डेवलप्ड कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो, इसमें क्या करेंगे, ग्लोबल पार्टनरशिप करेंगे, ठीक है, they recognize that the ending poverty and the other deprivations must go hand in with a strategic improve, यानी कि सभी के सभी क्या करेंगे, मिल करके काम करेंगे, किस पे, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे, ठीक है। तो फिर चलते हैं आगे, देखिए क्या कहता है इसके बारे में। तो आपको पता होना चाहिए क्या कि रिकॉग्नाइज द एंडिंग पॉवर्टी, ठीक है, जो पॉवर्टी होती है, ठीक है, एक पॉवर्टी की बात जब यहाँ पे करते हैं तो वो पॉवर्टी कहता है कि उसको पूरी तरह से समाप्त करेंगे। डेप्रिवेशन मस्ट हैंड इन हैंड ए स्ट्रेटेजिक इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन, ठीक है, आपको ये चीज जानकर हैरत होगा कि फर्स्ट वन आपके लिए क्या रिक्वायर्ड है, किसी भी इंसान के लिए क्या, तो उसको भोजन चाहिए, उसके बाद अच्छा हेल्थ चाहिए, तब जाकर के आपको क्या आता है, एजुकेशन आता है, ठीक है, ये तीन चीज फर्स्ट वन क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। तो उसके बाद रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड सुपर इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, व्हाइल ऑल टेकिंग क्लाइमेट चेंज इन द वर्किंग ऑफ प्रिजर्व आवर ओशियन एंड फॉरेस्ट, ठीक है, ये सब चीज हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसको क्या करना चाहिए, प्रिजर्व करके रखना चाहिए, चाहे वो आपका ओशियन हो
अब थर्ड है यहाँ पे लिस्ट के बारे में। ऑल लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी लिस्ट हैं, कौन कौन सा लिस्ट है आपका, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट जब हम बात करते हैं, यहाँ पे जो नेशनल इंटरेस्ट जो यूनियन होते हैं उस पर लॉ बनाते हैं, वो लॉ बनाते हैं। स्टेट में होते हैं उस पर कौन लॉ बनाते हैं, स्टेट लॉ बनाते हैं। उसके बाद आपका आता है कंकरेंट लिस्ट, जिसमें दोनों लॉ मिलकर बनाते हैं, यानी स्टेट और सेंट्रल दोनों लॉ बनाते हैं। दैट कम्स अंडर द कंकरेंट लिस्ट। जैसे कि यहाँ पे मेंशंस हैं कि आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जैसा कि स्क्रीन पे 7 शेड्यूल, ठीक है, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आर्टिकल 246 में मेंशंस है, उसमें ऐसा बताया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डिविजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। 12 शेड्यूल Indian Constitution divide the power between the union and state is notified through 3 kinds: union list, state list, concurrent list. Union list means that list the law will made by the union. That list comes under the union list. As mentioned earlier, Article 246 deal with the 7 schedules Indian Constitution. 3 lists named union list, state list, concurrent list specify the divisions of power between union and states. I read here. 97 subjects come under the union list originally, and nowadays 100 subjects come under the union list. जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि 97 सब्जेक्ट्स जो थे वो किसमें आते थे, यूनियन लिस्ट में। ये उस समय की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जो है 100 सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है, किसमें, तो यूनियन लिस्ट में, जिसमें जो होता है पावर्स का डिविजन होता है, और लॉ जो होता है क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है इस पे। और यहाँ जैसे कि हम जानते हैं क्या, यूनियन लिस्ट, यूनियन जो है सेंट्रल की जब बात करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा पावर अपने पास रखने का प्रयास किए हैं कंपैरिजन टू स्टेट। इट कंटेन्स मोर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। इतना ही नहीं, सेंटर जो है क्या किए हैं, जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उस सभी सब्जेक्ट को अपने अंडर रखे हैं। इट कंटेन्स मोर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इंक्लूडिंग एनी अदर द 2 लिस्ट, ठीक है। आपको जो पता होना चाहिए, जो 2 लिस्ट और बचे हैं यूनियन लिस्ट के अलावा, आपका सेंट्रल लिस्ट, सॉरी स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, उसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारे इंपॉर्टेंट लिस्ट को, इंपॉर्टेंट आइटम्स को, सब्जेक्ट को अपने पास रखे हैं। कौन, सेंटर। ऑल द इशू मैटर दैट आर important for nations requiring informity legislations nationwide and including in the union list. The dominance of union list and state list secure the constitution. ऐसा नहीं है कि सेंटर यदि लॉ इंप्लीमेंट कर देंगे तो उस पर स्टेट क्या करेंगे, उसको अपने स्टेट में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लॉ इंप्लीमेंट कर दिए तो उसको स्टेट में भी क्या करना पड़ेगा, उस लॉ को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। यही चीज यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है। There are 15 subjects union list which parliament has exclusive power to levy taxes related, ठीक है। जो 15 सब्जेक्ट है उस पे कौन लॉ बनाते हैं, पार्लियामेंट। 88th अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें कि नया सब्जेक्ट लिस्ट में ऐड किया गया। कौन सा टैक्स, कौन सा लिस्ट, वो था आपका, कौन सा सब्जेक्ट, वो था आपका टैक्स ऑन सर्विस। Supreme Court jurisdiction's power with respect to matter in union list be enlarged by the parliament, ठीक है। तो इससे जो भी था सुप्रीम कोर्ट क्या किया है, यूनियन लिस्ट में जितना भी था उस पे लॉ बनाने का सारे राइट्स किसके पास, मैक्सिमम राइट्स किसके पास प्रोवाइड किए हैं, मैक्सिमम राइट्स आपको सेंटर के पास प्रोवाइड किए हैं। अब चलते हैं स्टेट की ओर, ठीक है। स्टेट के बारे में जब बात करते हैं तो स्टेट में 61 सब्जेक्ट है, था अर्लियर में, और अभी के डेट में 66 आइटम्स हैं।
42nd अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था? 9766 में हुआ था, जिसमें कि 5 के सब्जेक्ट को उसमें मेंशन किया गया, जैसे कि एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स हो गया, वेट एंड मेजर्स हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑफ ऑल कोर्ट्स, ठीक है, एक्सेप्ट मैं आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट छोड़ करके, यानी ऑल कोर्ट्स बोले तो सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये सब चीज हो गया। किसमें किया गया? ये आपका आ गया स्टेट लिस्ट में। कब? तो 42nd अमेंडमेंट हुआ था। आपको कभी कोई ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि अभी न्यूज में करंटली थे क्या चीज, एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इन विच अमेंडमेंट एजुकेशन कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट। तो आपको वहां पे आंसर्स क्या देना है? 42nd अमेंडमेंट in 1976. The law can be made under subject invented under the state list Indian Constitution flexibility. जो इसमें जो लॉ बनेंगे वो पर्टिकुलरली उस स्टेट के लिए बनेंगे, ना कि वो अगर मान लिया किसी स्टेट के लिए बना है, अगर यूपी के लिए बना है तो वो लॉ जो होगा, अगर यूपी गवर्नमेंट बनाती है तो वो यूपी में ही सिर्फ लॉ इम्प्लीमेंट होंगे। और जो ये जो स्टेट जो लॉ बनाएंगी वो क्या होगा, कब लागू होगा? एक नॉर्मल कंडीशंस में, अदरवाइज क्या करेंगे, वो सेंट्रल अपना लॉ इम्प्लीमेंट करेंगे। आर्टिकल 249 गिव द पार्लियामेंट टू द पावर। हाँ, यहाँ पे आर्टिकल जो है आपका 249, ठीक है, 249 पार्लियामेंट को ये राइट्स देता है कि जो इससे रिलेटेड लॉ है, ठीक है, स्टेट से रिलेटेड लॉ है, उसको वो लॉ को बना सकते हैं। उसके लिए कंडीशंस यहाँ पे मेंशन है, या तो आप अगर जो जो स्टेट को चाहिए कि सेंटर हम उस स्टेट में लॉ बनाए, तो उसके लिए 3 कंडीशन है। जब राज्यसभा क्या होगा, प्रोसेस रेजुलेशन ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, आर्टिकल 240 क्या आंसर, when 2 or more states pass regulations requesting parliament to legislation on subject under state list। ये था आपका यूनियन लिस्ट से रिलेटेड। अब देखते हैं आगे जो है हमारा वो है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट की जब बात करते हैं, यहाँ पे 52 सब्जेक्ट है टोटल, तो 52 सब्जेक्ट हैं। अब यहाँ का था 42nd अमेंडमेंट हुआ था कब? 1976 में हुआ था, जो कि यहाँ पे मेंशन है एजुकेशन, फॉरेस्ट और आपका प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, वेट एंड मेजर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस एंड सुप्रीम कोर्ट, ये सबको क्या किया गया? फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। इसको कहाँ से कहाँ शिफ्ट किया गया? स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है। अब देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कहाँ से लिया गया ये कंकरेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट? आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट मेंशन अंडर द कंकरेंट लिस्ट। एक ये कंकरेंट लिस्ट जो है आपका, इस पे जो लॉ इंप्लीमेंट करेगा, कौन लॉ इंप्लीमेंट करेगा? स्टेट और सेंट्रल। हाँ, इस कंडीशन में यदि स्टेट और सेंटर दोनों लॉ इंप्लीमेंट कर रही है, अगर सेंटर का अलग एक लॉ है और स्टेट का एक अलग लॉ है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? सेंटर जो लॉ इंप्लीमेंट करेंगे उसका वैल्यू होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट and state government both can make law on the subject mentioned under the concurrent list। देख लिया आप। अब नेक्स्ट कहता है, while both central and state government can legislate subject mentioned under the concurrent list, however in case of conflict law made by the central government prevail। तो ये आपका था concurrent list। अब देखते हैं हम लोग कुछ ऐसे भी लिस्ट हैं, ठीक है, उससे थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ ऐसे लिस्ट हैं जो कि दोनों के अंतर्गत नहीं आते हैं, जैसे कि आपका साइबर क्राइम है, ठीक है। तो साइबर क्राइम क्या है? तो साइबर क्राइम क्या है ना, ये रिसीड्यू लिस्ट में एक ऐसा लिस्ट ना ही सेंट्रल के अंतर्गत आता है, ना ही स्टेट के अंतर्गत आता है, ना ही कंकरेंट लिस्ट में आता है, ठीक है। मान लीजिए कोई फ्यूचर में कोई घटना होने वाला है, ठीक है, उस पर कैसे अनुमान, उस पर कैसे लॉ बनाएंगे? तो इस स्थिति में क्या होता है ना कि क्या कौन बनाते हैं, ये आ जाता है रेसिड्यू लिस्ट में, और इस पे कौन लॉ इंप्लीमेंट करते हैं? इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है। अब थोड़ा यहाँ देख लेते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के बारे में। यूनियन लिस्ट में डिफेंस से रिलेटेड, आर्मी से रिलेटेड, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, पोर्ट से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड, आपका उसके बाद हाईवे से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड आ जाता है सब्जेक्ट।
अब देखिए कंकरेंट लिस्ट की जब हम बात करते हैं तो इसमें कंकरेंट लिस्ट में आपका सम इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन, मैरिज एंड एडल्ट्रेशन एंड आल्सो द सक्सेशन, ठीक है। सक्सेशन से रिलेटेड जो भी लॉ आएंगे वो कौन करेंगे, बनाएंगे, उससे रिलेटेड जो भी लॉ बनाने होंगे वो कंकरेंट लिस्ट में बनेंगे। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम के बारे में आपको पता होना चाहिए। राइट टू फ्रीडम कम्स अंडर द फंडामेंटल राइट इट इंसिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, ये कहीं ना कहीं मेंशन है। अब देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट टू फ्रीडम की जब बात करते हैं हम यहाँ पे आपको इसमें आ जाते हैं आपका 19 से लेकर के आपका टोटल 22 आर्टिकल्स तक आते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको हम यहाँ बताना चाह रहे हैं कि टोटल मिला के प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट बेस्ड ऑन फ्रीडम। तो प्रोटेक्शन के बेस पे हम यहाँ पे कितना राइट्स है हमारे पास, 6 राइट्स हैं जिसको कि फ्रीडम कहते हैं। तो पहला है लैंग्वेज अपीयरेंस, असेंबली, एसोसिएशन, प्रोटेस्ट, एकोमोडेशन, बिजनेस। ये जो है आपका आर्टिकल 19 में मेंशन है, ठीक है। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली कर सकते हैं, एसोसिएशन कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं और बिजनेस कर सकते हैं, एकोमोडेशन कर सकते हैं। ये आर्टिकल 19 के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए चलते हैं फिर आपके लिए आगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे आर्टिकल 20 की बात करते हैं तो प्रोटेक्शन रिलेटेड टू क्रिमिनल पेनल्टीज, ठीक है। यदि कोई भी इंसान क्राइम करता है तो कल के दिन में कोई भी इंक्वायरी होगी, ठीक है, या कोई भी इस तरह से अगर उसको डायरेक्ट अरेस्ट करने के लिए आते हैं तो जो क्राइम किए हैं जिस पे ये आरोप लगाया गया उनके पास ये राइट्स हैं कि उससे पूछे कि व्हाई यू आर अरेस्टेड टू मी, ठीक है, आप मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, उसके पास ये अधिकार है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 21 की बात करते हैं तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये हो गया आपका आर्टिकल 21। इसी में आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे जैसे कि मेंशंस है आर्टिकल 21A राइट टू बेसिक एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं कहाँ पे, आर्टिकल 21A में। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एंड इम्प्रिजनमेंट ऑफ सम केसेस। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें क्या होते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं किसको, जो जेल में है, जो इस तरह से कुछ किए हैं, क्राइम किए हैं, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं आर्टिकल 22। अब बात करते हैं हम आगे। ये जो था आपका कहां से कहां तक था, आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक था। तो चलिए चलते हैं अब आगे आपके लिए। जो यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हैं आपके लिए यहाँ पे अब एनजीटी नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया गया एनजीटी से रिलेटेड है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इन 1995 में सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश नेशनल एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल। नेशनल एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल 1995 में प्रोवाइड द स्ट्रिक्ट लायबिलिटी डैमेज arising out of accident caused from hand holding hazardous substances। कुछ ऐसे substances मार्केट में आ गए हैं जो क्या होते हैं कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए वो अच्छे नहीं होते हैं। इसी को लेकर के यहाँ पे एनजीटी का बात उभर के सामने आया। In 2011 is distinct for the establishment of the National Green Tribunal (NGT) by the Ministry of Environment and फॉरेस्ट MOEF के अंतर्गत आते हैं। क्या चीज, क्लाइमेट नेशनल ग्रीन टर्मिनल। द MOEF was established by the Supreme Court in this direction, ठीक है। ये जो है इससे रिलेटेड जो भी लॉ इम्प्लीमेंट या मतलब क्या कहते हैं डिसीजन आएंगे वो किनका आएंगे, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार चलनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। 2011 distinguished the establishment of national agreement by the Ministry of Environment। 2011 में इसका स्थापना किया गया। The MOEF was driven by the Supreme Court in the direction created by the focus on the environment and issue law constituting the NGT received।
जून 2010 में वाज इन्फोर्स बाय द इन्फोर्स किया गया। अक्टूबर 2000 ईस्वी में अक्टूबर 18 अक्टूबर को इसे आया था। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन प्रोवाइड किए थे। उसको आगे करके एनजीटी जो है ऑटोमेटिक क्या हो गया, रिपेल हो गया, एग्जिस्टिंग लॉ करने लगा। उसको आगे करके आप 1995 में क्या हुआ, इन्वायरमेंट एपलेट अथॉरिटी 1997 में आया। उसके बाद आपका इसको क्लोजर कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पे इससे रिलेटेड एक्ट, ठीक है, इससे रिलेटेड एक्ट जैसे बात करते हैं हम, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। The National Green Tribunal has established 18 October 2010 under the National Green Tribunal Act 2010 effective the expeditious disposals of case related information protection and conserving related to the environment से related जो भी सब्जेक्ट आएंगे, ठीक है, उस पर क्या करेंगे, कौन, the NGT। उसके बाद नेक्स्ट है कंपेंसेशन ऑफ डैमेज ऑफ पर्सनल एंड प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंशियल। It is a specialized body necessary to export the handle environment tribunal noted by the procedure of the code of the 1908, guaranteed by the principle of the neural justice. The tribunal educates jurisdictions environment matters and provide the justice and legitimation. हायर कोर्ट्स ऐसा डिसीजन किया है। ट्रिब्यूनल endeavor disposal applications of appeals finally 6 months filling of the same, ठीक है, जो इसमें जो पोस्ट है वो 6 मंथ के अंदर क्या होना चाहिए, फिलअप होना चाहिए। इनिशियली द एनजीटी प्रपोज सेट अप 5 प्लेसेस स्टिंग एंड इविल फॉलो सर्किट प्रोसीजर। शुरुआत में जो है एनजीटी क्या किया गया, एनजीटी के बारे में ऐसा बताया गया कि कुछ दिन के लिए, ठीक है, कुछ दिन यानी कि 5 साल के लिए इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा। उसके बाद इसको क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। न्यू दिल्ली इज द प्रिंसिपल ऑफ प्लेस ऑफ सिटिंग ऑफ ट्रिब्यूनल एंड भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई शैल बी अदर प्लेसेस ऑफ द शेयरिंग ऑफ द ट्रिब्यूनल। तो ये था आज का डिस्कशन। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चंस का, उसका आंसर्स आप अगर कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं तो सही है, अगर नहीं दिए हैं तो चलिए उसका आंसर्स एक बार आपसे डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ चलिए, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन था आपका काफी इजी क्वेश्चन था। रंपा टेम्पल लोकेटेड इन तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्लाइमेट एक्शन डैश नंबर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, 13 नंबर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। साइबर सिक्योरिटी इज इन डैश लिस्ट, रेसिड्यूरी लिस्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका यहाँ पे था डैश आर्टिकल प्रोवाइड टू राइट टू प्राइवेसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 21। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, जैसे कि आपको पता होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट के अंदर आते हैं। क्या चीज आपका जो यहाँ पे अभी जो बात किए थे क्या चीज का, वो एनजीटी का मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो ये था आज का करेंट अफेयर्स। आप इसको बार बार डिवाइड कीजिए। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे जो टेलीग्राम नंबर है, इस टेलीग्राम नंबर पे आप जुड़ सकते हैं डायरेक्टली वहां से। यदि आपको कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं तो आप इस ईमेल आईडी पे आप सेंड कीजिए, आपके बात को हम जरूर कंसिडर करेंगे, जरूर से जरूर, ठीक है। तो आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, जहां तक होगा हम अपने स्तर से आपके लिए बहुत कुछ लेके आऊंगा आने वाले दिन में। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके लिए अगले दिन, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बी सेफ।